गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। आज इस लेक्चर में हम एक छोटे से टॉपिक को कंसीडर करते हैं, वो है हमारा गतिकीय चरों के प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल। बहुत छोटा सा टॉपिक है, हालांकि जब हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे क्वांटम मैकेनिक्स के, वहां पर हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि किसी भी ऑपरेटर के लिए आप प्रत्याशा मान या एक्सपेक्टेशन वैल्यू को किस प्रकार लिखते हैं। तो अब हम यहाँ बात करेंगे डायनेमिकल वेरिएबल की। तो बात वही है, डायनेमिकल वेरिएबल क्या होते हैं, कुछ स्पेशल प्रकार के होते हैं। स्पेशल प्रकार का मतलब क्या हो गया कि आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी हो, उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या करते हो, हमेशा एक ऑपरेटर डिफाइन करते हो। और ये ऑपरेटर यदि हर्मिटी संकर का गुण रखता है, यानी ये ऑपरेटर के लिए अगर a डैगर इज इक्वल टू a है, तो उस स्थिति में ये जिस राशि के संगत आपने डिफाइन किया है वह राशि क्या कहलाती है, डायनेमिकल वेरिएबल कहलाती है। जैसे अगर आपने x पोजीशन के लिए ऑपरेटर डिफाइन किया x कैप, तो ये जो पोजीशन आपकी है राशि वो क्या कहलाएगी, डायनेमिकल वेरिएबल कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो x डैगर होता है वो x के बराबर आता है। आप लोगों ने प्रूफ करके देख लिया है। तो डायनेमिकल वेरिएबल की तो सिंपल सी परिभाषा है कि वेरिएबल उसके संगत जो संकारक होता है वो हर्मिटी संकारक के गुणधर्म को लिए हुए होता है। बस इतनी चीजें। अब हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है जो आप आराम से कर सकते हो। तो इसको थोड़ा नोट करते हैं, बहुत छोटा सा है, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको करना जरूरी है। ठीक है ना, फटाफट इसको देख लेते हैं। तो देखिए, किसी भी ऑपरेटर के लिए आप ऐसे लिखिए, किसी संकारक A के लिए प्रत्याशा मान को निम्न प्रकार लिखा जाता है। आप कैसे लिखते हो, इस प्रकार से लिखते हो। अगर मैं इंटीग्रल फॉर्म में लिखूं तो इस प्रकार से लिखूंगा, साई स्टार ए साई डी टो अपॉन साई स्टार साई डी टो। अब ये मैंने डिवाइड में क्यों लिखा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि साई जो है आपका प्रसामान्यकृत या नॉर्मलाइज्ड नहीं है। आप आगे लिख दीजिए, यहां साई प्रसामान्यकृत नहीं है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साई स्टार ए साई डी टो। इसको हटा दीजिए, इसको हटाओगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब सिंपल है कि यहां साई प्रसामान्यकृत यानी नॉर्मलाइज्ड है, प्रसामान्यकृत है। तो ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। अगर किसी भी ऑपरेटर के लिए या किसी भी फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी के लिए, इसको आप एक कैप मत लिखिए, यहां पर वो राशि आएगी, केवल यहां पर कैप आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप किसी न किसी राशि के लिए प्रत्याशा मान ज्ञात करते हो। ठीक है ना, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो। किसी भौतिक चर राशि ए, भौतिक चर राशि ए के लिए प्रत्याशा मान को निम्न प्रकार लिखा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रत्याशा मान हमेशा राशि का निकलता है, और निकालने का तरीका क्या है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है उसको आप इस प्रकार से साई स्टार और साई के बीच में सैंडविच कर दीजिए, दोनों के बीच में लिख दीजिए आप। ठीक है ना, यहां पर ये ऑपरेटर है, यहां पर ये राशि है। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे लिखने का मतलब है कि आपका साई प्रसामान्यकृत नहीं है, और ऐसे लिखने का मतलब है साई प्रसामान्यकृत है। डिराक नोटेशन में आप कैसे लिख सकते हो, उसको भी देख लीजिए, सिंपल सा है, साई स्टार ए साई, अगर प्रसामान्यकृत नहीं है तो इस प्रकार से, और अगर प्रसामान्यकृत, सॉरी स्टार कहां लगा रहे हैं, प्रसामान्यकृत है तो ये आपका सिंपली ऐसा हो जाएगा। तो ये डिराक नोटेशन है और ये सिंपल इंटीग्रल नोटेशन है। तो ये डेफिनेशन हो गई किसकी, किसी भी भौतिकीय चर राशि के लिए प्रत्याशा मान की। अब स्थिति के लिए, संवेग के लिए, ऊर्जा के लिए, सभी के लिए प्रत्याशा मान के एक्सप्रेशन को हम यहां लिखते हैं और फिर इसको नोट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि स्थिति के प्रत्याशा मान को परिभाषित कीजिए, संवेग के प्रत्याशा मान को परिभाषित कीजिए, ऊर्जा के प्रत्याशा मान को परिभाषित कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल ये मैं सारे यहां लिख देता हूं। ठीक है,
और एक चीज मैं और बता देता हूं आपको कि जब कभी भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करो तो सबसे पहला काम न्यूमेरिकल में होगा क्या, आपको तरंग फलन दिया हुआ होगा और कोई न कोई ऑपरेटर पूछेगा। जैसे मान लो आपको स्थिति का प्रत्याशा मान पूछ लिया, संवेग का प्रत्याशा मान पूछ लिया, तो सबसे पहला काम आपको करना है वो क्या करना है, दिए गए जो ऑपरेटर है उसको चेक, दिए गए तरंग फलन के लिए आपको ये चेक करना है कि वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। आप चेक करने का तरीका सिंपल सा है, चेक करने का तरीका क्या है, आप क्या करोगे, साई स्टार साई डी टो इजिकल टू 1, यानी इसका मान निकालोगे पहले ऑल स्पेस जो भी लिमिट है और चेक करोगे, अगर 1 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि आपका गिवन वेव फंक्शन कैसा है, नॉर्मलाइज्ड है। और अगर 1 नहीं आया तो आप क्या करोगे, इजिकल टू 1 करोगे और किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उस a का मान निकालोगे और उस a के मान को आप साई से मल्टीप्लाई करोगे, तब आपके वो वेव फंक्शन बनेगा, वो नॉर्मलाइज्ड होगा। तो न्यूमेरिकल को कैसे करना है बता दिया। थोड़ा बीच में इंटरप्शन हो रहा है, जुकाम हो रखा है तो थोड़ा सा बीच में रोक करके बनाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको करते हैं आगे, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया, न्यूमेरिकल के लिए साई को आपको चेक करना है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। तो अब देखिए आप स्थिति के लिए कैसे लिख सकते हो आप ये देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं नंबर 1, स्थिति का प्रत्याशा मान सॉरी, स्थिति का प्रत्याशा मान, एक मिनट वेट कीजिए। तो स्थिति का प्रत्याशा मान हम नोट करते हैं, वो क्या है, स्थिति है तो इसका मतलब हम केवल अगर एक्स ऑपरेटर की बात करें, ठीक है ना, एक्स की बात करें, वाई जेड आर में आप किसी प्रकार से लिख सकते हो। तो देखो ये x, ये तो वेरिएबल है तो यहां कैप नहीं लगाना, ये तो राशि होगी, और इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, इंटीग्रल मेथड में करोगे, साई स्टार एक्स कैप साई dx अपॉन साई स्टार साई dx, ठीक है ना। इन जनरल मान के चल रहे हैं, साई प्रसामान्यकृत नहीं है, अगर है तो नीचे आप वो भी लिख सकते हो, इसको हटा दीजिए और यह लिख दीजिए और आगे लिख दीजिए साई प्रसामान्यकृत है। और डिराक नोटेशन में आप कैसे लिख सकते हो, डिराक नोटेशन में आप लिखोगे इस प्रकार से, ये साई, ये x, ये साई अपॉन साई साई, ये डिराक नोटेशन हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको पता रखना है। उसी प्रकार से आप संवेग के लिए लिख सकते हो, ठीक है ना। ये सारे में लिख करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, सीधा हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। आपके लिए होमवर्क है, जिस प्रकार से इसको लिखा है उसी प्रकार से यहाँ संवेग का प्रत्याशा मान, तो जहां पर x है वहां पर px आ जाएगा, ऊर्जा का प्रत्याशा मान तो जहां पर x या px है वहां पर आपके e आ जाएगा, यानी उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर आ जाएगा। आप सब नोट कर लीजिएगा। अब हम तो क्या करते हैं, प्रत्याशा मान किसी भी डायनेमिकल वेरिएबल के लिए प्रत्याशा मान किस प्रकार से निकालते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप पूरा, मैं एक न्यूमेरिकल को पूरा बोर्ड पर सॉल्व करूंगा, उसको आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए और उसके पश्चात, ठीक है, उसके पश्चात आप और अन्य न्यूमेरिकल जो भी आपके बुक में है उनको आप अच्छे से देख करके सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं, तो चलो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि एक कण का तरंग फलन इस रेंज में, यानी 0 से a के बीच में आपके इस प्रकार का दे रखा है तथा इस क्षेत्र के बाहर 0 है। तो इस प्रकार के तरंग फलन के लिए आप कण की स्थिति एवं संवेग के प्रत्याशा मान को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, स्थिति और संवेग के प्रत्याशा मान को निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं, या इसको शुरू करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आप देखो वेव फंक्शन कहाँ डिफाइन है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, साई एक्स जो है, क्योंकि इन जनरल हमारी लिमिट होती है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, लेकिन जो आपका वेव फंक्शन है वो केवल और केवल पाई एक्स अपॉन ए इसी रेंज में डिफाइन है, और इसके अलावा क्या है, वो 0 है। तो आप लिख सकते हो अदरवाइज, अदरवाइज में सारा कुछ हो गया। इस अदरवाइज का मतलब क्या है, इस अदरवाइज का मतलब है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक और ए से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, इस अदरवाइज का मतलब है, यानी केवल इस रेंज में आपके ये मान है, उसके अलावा किसी भी रेंज में आप जाइए आपका मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अब जब हम इंटीग्रल करेंगे तो जो हम लिमिट अप्लाई करते हैं इन जनरल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, वहां पर हमें लिमिट केवल कौन सी अप्लाई करनी पड़ेगी, 0 से a, क्योंकि उसके अलावा कोई भी लिमिट लोगे तो वहां पर वेव फंक्शन खुद ही 0 है, तो वैसे भी उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब हमारी लिमिट सेट होगी 0 to a,
तो अब सबसे पहला काम हम क्या चेक करते हैं कि ये गिवन वेव फंक्शन आपका प्रसामान्यीकृत है या नहीं। तो चलो चेक करते हैं। आप लिखिए प्रसामान्यीकरण के प्रतिबंध से क्या लिखोगे आप, साई स्टार साई dx इजिकल टू, ठीक है ना, इजिकल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन हम इसको चेक करते हैं, चलो एक बार 1 मत लिखिए आप, तो इसको चेक करते हैं। लिमिट क्या होगी 0 to a। एक काम करते हैं, इसको प्रसामान्यीकरण के प्रतिबंध से, हाँ ठीक है चेक कर लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको चेक करोगे आप, तो चेक करने के लिए क्या होगा, साई स्टार वापिस हो ही रहेगा। तो देखिए ये 2/a 0 to a साइन स्क्वायर पाई x अपॉन ए dx, ये इस प्रकार का होगा। इसी तरह से चेक करोगे। अब ये इंटीग्रेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वापिस या करूंगा नहीं। हम लोगों ने जब प्रैक्टिस की थी आपके किस चीज की, जब प्रोबेबिलिटी निकाली थी, उस प्रकार के जो क्वेश्चन थे हमारे, या हमने प्रसामान्यीकरण गुणांक का मान निकाला था, इसके आगे ये लिख करके। तो इस स्थिति में इसका मान 1 आया था। आप आराम से चेक कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, लेक्चर को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इसका मान 1 ही आएगा। 1 आएगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो तरंग फलन है वो प्रसामान्यीकृत है। तो अगर तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है तो जब आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे तो उसके अपॉन में जो साई स्टार साई डी टू इंटीग्रेशन को डिवाइड करते थे वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। बस अब हम सीधा एक काम करते हैं, दोनों स्थिति और संवेग के प्रत्याशा मान को निकालते हैं। तो चलो सबसे पहले आप स्थिति का प्रत्याशा मान, ठीक है, स्थिति का प्रत्याशा मान कैसे निकालोगे, ये x इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार x साई dx अपॉन में नहीं करना है। क्यों, क्योंकि तरंग फलन आपका कैसा है, प्रसामान्यीकृत। आप लिख दीजिए, आप पहले प्रूफ कर चुके हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट होगी 0 to a। तो चलो अब मान रखते हैं, साई स्टार तो वही रहेगा, तो ये देखिए 2/a तो बाहर आ जाएगा, 0 to a ये आपके हो गया साइन पाई x अपॉन ए, ये x कैप मल्टीप्लाई होगा, सिंपली x होगा तो इस x को आगे लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। ये इस तरह से आप देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। साई स्टार होगा √2/a साइन पाई x अपॉन ए इंटू x इंटू √2/a साइन पाई x अपॉन ए, तो √2/a तो 2/a बाहर आ गया, और x मल्टीप्लाई होकर के आगे आ जाएगा, क्योंकि x साइन और साइन x में कोई अंतर नहीं होता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं लिख देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह से होगा √2 साइन पाई x अपॉन ए, ये सिंपली x, और ये √2/a साइन पाई x अपॉन ए, और ये dx। तो ये √2/√2 बाहर आ गया, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये x आगे लिख सकते हो। तो अब वापस वो इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, साइन स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करोगे, कॉस में करोगे। वैसे आपके लिए होमवर्क ही है, लेकिन इसको एक बार मैं पूरा कर देता हूं, क्योंकि अब सिंपल मैथमेटिक्स है, अब कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी इस एक डेरिवेशन को तो मैं पूरा, या एक न्यूमेरिकल को मैं पूरा कर दूंगा। तो 1 माइनस कॉस 2 पाई x अपॉन a अपॉन 2 dx। तो चलो ये 2 तो बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर बच गया आपके x dx, और माइनस 0 to a x cos 2 पाई x अपॉन a dx। ठीक है, अब इसका क्या होगा, 1/a, ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to a। और इसको आप आराम से कैसे सॉल्व करोगे, ये आपका सेकेंड फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन। तो चलो माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली साइन 2 पाई x अपॉन a, और डिवाइड किससे कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे 2 पाई अपॉन a, लिमिट होगी 0 to a। ठीक है, और फिर ये माइनस माइनस, ये माइनस, और फॉर्मूले का माइनस प्लस 0 to a, और x का क्या हो गया आपके, सिंपली x का हो गया 1, क्योंकि डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये देखिए साइन 2 पाई x अपॉन a dx अपॉन 2 पाई अपॉन a, ये इस प्रकार से हो गया। अब आप लिमिट रख के देखिए, जैसे a रखोगे तो साइन 2 पाई क्या हो गया, 0 हो जाएगा, और 0 रखोगे तो x के कारण 0, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस इंटीग्रेशन को भी आप सॉल्व करोगे तो आपके आएगा क्या, साइन का आ जाएगा कॉस। जैसे लिमिट रखोगे तो कॉस 2 पाई
ए से 2 पाई 1 होता है और कॉस 0 वो भी 1 होता है, तो ये पद भी 0 आ जाएगा। आप आराम से चेक कर लीजिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए प्योर होमवर्क है। इस इंटीग्रेशन का मान भी 0 और इस इंटीग्रेशन का मान भी 0 ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। तो बचा क्या आपके 1/a, इधर a²/2, तो एक a से a कट गया, पीछे बच गया a/2। तो आपके स्थिति के प्रत्याशा मान आ गया a/2। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है। छोटे मोटे इंटीग्रेशन है, उसको आप करने का अभ्यास कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि फिर लेक्चर में अगर मैं इस तरह से पूरा करूंगा तो फिर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कुछ चीजें आप कर सकते हो, और उसके बावजूद भी कोई समस्या है तो पूछने के लिए तो सारे माध्यम आपके पास उपलब्ध है, लेकिन अभ्यास करने से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। और कुछ अभ्यास करोगे तब आपका क्या कहते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और पढ़ने का आपको मजा आएगा, ठीक है। चलो ये स्थिति का हो गया। अब संवेग का बिल्कुल सिंपल है, बस मुझे ये टॉपिक करना था इसलिए मैं कर रहा हूँ, बाकी इसको करवाने की आवश्यकता भी नहीं थी, ठीक है। संवेग के लिए क्या लिखोगे, सिंपली px is 0 to a psi स्टार, ये px ऑपरेटर psi dx। चलो मान रखते हैं 0 to a, ये √2/a साइन पाई x/a, px होता है -i(h क्रॉस del/del x, इधर ये √2/a साइन पाई x/a dx। चलो ये √2/a बाहर आके हो गया 2/a इज 0 to a, ये साइन पाई x/a, ये del/del x जब इस पर ऑपरेट होगा तो क्या दे देगा आपको, साइन का दे देगा कॉस, ये माइनस तो बाहर रख दीजिए, कॉस पाई x/a, और साथ में आपके आ जाएगा पाई/a dx, ठीक है। तो चलो अब ये तो बाहर ले आओ सब आप, -2 पाई a², कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है साइन 2 थीटा, कैसे, इस 2 को अंदर रखोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो ये 0 to a साइन 2 पाई x/a dx। अब सिंपली देख लीजिए, साइन का क्या होता है माइनस, तो ये हो गया पाई/a² कॉस 2 पाई x/a अपॉन में 2 पाई/a लिमिट a to 0। जैसे लिमिट रखोगे a रखोगे तो cos 2 पाई होता है 1, माइनस cos 0 वो भी 1, तो 1 - 1 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो आपके जो संवेग का प्रत्याशा मान है वो आ गया 0। तो हमने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लिया। तो अब आपसे संवेग पूछे, स्थिति पूछे, कुछ भी पूछे, फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है और ऑपरेटर को ढंग से ऑपरेट करना है, बस ये ध्यान रखिएगा। इसको आप ढंग से ऑपरेट कीजिए सीक्वेंस के हिसाब से, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी तो सिंपल इंटीग्रेशन है, जो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट को इस प्रकार के इंटीग्रेशन तो आते ही आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस लेक्चर में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल को समझा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक को लेंगे। ओके, थैंक यू।